और भी कई जिलों में इसकी पहले बांकीपुर के चुनाव की चर्चा करते हैं। बात तो दिल्ली की हुई थी, बात तो शिक्षा को लेकर के हुई थी, बात तो शिक्षा मंत्री को लेकर के हुई थी। सीधे सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी यानी इस देश के प्रधान पर आकर के टिक गई है। धर्मेंद्र प्रधान से प्रधान तक की ये सफर जो है वो वहीं से संभाले। तब से लेकर के अब तक 12-13 सालों में जो बातें देखने को मिली उसमें कटघरे में निशाने आ रही है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि कई ऐसे आंदोलन हैं जो कहीं ना कहीं फंडिंग हो रहे हैं। हालांकि इस बात से पूरे आंदोलन करने वाले लोगों ने इनकार किया है। इस आंदोलन में जिन लोगों ने लीड किया उनका सीधे तौर पे कहा एक कानून लाना चाहते थे, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, यानी विदेशी अंशदान। इस विदेशी अंशदान से इस देश में कई तरह के महत्वपूर्ण कार्य भी हो रहे थे और कई एनजीओ हैं जिनको पैसा विदेशों से आता था। कहा यह जाता है कि इससे इस घटना को लेकर के कई बड़े नेताओं से बातचीत की, प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की, हमारी पूरी यूनियन ने इसको खुल करके इसका विरोध भी किया है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जब ये पूरा का पूरा मामला पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। स्पेशल स्टोरी लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। पिछले 24 घंटे से जो घटनाक्रम हुए हैं उन घटनाक्रमों में आपने देखा होगा कि एक तो बिहार में जो बांकीपुर का चुनाव हो रहा है उसको लेकर के, वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें हम तो दिल्ली में जिस तरह का आंदोलन हुआ और उस आंदोलन की आंच जो है वो बिहार को भी झुलसा गई। बिहार का सिर्फ राजधानी पटना ही नहीं और भी कई जिलों में इसकी धमक देखी गई और काफी कुछ पुलिस और छात्रों के बीच में नोकझोंक भी हुआ और इसके परिणाम भी सामने आ गए हैं। यह आंदोलन शुरू हुआ था नीट परीक्षा को लेकर के और उसके बाद से इस आंदोलन में जो पहली डिमांड थी वो थी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। हो गया, लेकिन क्या ये लड़ाई समाप्त हो गई? धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन उनके इस्तीफा देने के बाद क्या होगा? क्या उनके इस्तीफा पर सब कुछ समाप्त हो गया? ऐसा नहीं है। हम पहले बांकीपुर के चुनाव की चर्चा करते हैं। बात तो दिल्ली की हुई थी, बात तो शिक्षा को लेकर के हुई थी, बात तो शिक्षा मंत्री को लेकर के हुई थी और बात नीट परीक्षा में धांधली को लेकर के हुई थी। फिर से परीक्षा भी हो गई। सरकार ने यह वादा भी किया कि हम बेहतर एजुकेशन सिस्टम को लागू करेंगे। इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी बात हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बाहर आए और उन्होंने भी आकर के लोगों को संबोधित किया। जो डिमांड था छात्रों का वो लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन अब उसके आगे की कहानी रची जा रही है। इस कहानी का जो प्लॉट है वो लिखा तो दिल्ली में गया है, उसकी रजिस्ट्री दिल्ली में हुई, लेकिन पटना को भी उसने कहीं ना कहीं अपने गिरफ्त में ले लिया। बात अब सीधे सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी यानी इस देश के प्रधान पर आकर के टिक गई है। धर्मेंद्र प्रधान से प्रधान तक की ये सफर जो है वो वहीं तक नहीं रुक रहा है। अभिजीत दीपके, जिस व्यक्ति को सोशल मीडिया सेंसेशन बनाया गया, जिस व्यक्ति के एक छोटे से ट्वीट ने इतना बड़ा बवेला खड़ा कर दिया और एक एम्पायर एक तरह समझ लीजिए कि आंदोलन का खड़ा हो गया, वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि लोग इस आंदोलन का हिस्सा बन करके या तो अपनी डिमांड पूरी कर रहे हैं या फिर इस डिमांड के साथ वो मकसद से भटक रहे हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि पहला डिमांड शुरू हुआ था शिक्षा मंत्री के इस्तीफा से, लेकिन अब प्रधानमंत्री के इस्तीफा के बाद बिहार भी अभिजीत दीपके को बुलाया जाने लगा है और इस कॉकरोच आंदोलन को पटना भी बुलाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसके पीछे की कहानी बड़ा ही डरावनी और दिलचस्प है। जैसा कि आपको पता है कि इस देश में 2014 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी गद्दी संभाले, तब से लेकर के अब तक 12-13 सालों में जो बातें देखने को मिली उसमें कटघरे में निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी रही।
दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और जो कॉकरोच आंदोलन चला उसमें कई तरह की बातें, कई तरह के चीजें सामने निकल करके आई। सरकार झुकी और एक मुद्दे पर झुकी। हालांकि इस सरकार में पहली बार हुआ था जब किसी का इस्तीफा हुआ हो। बाकी जितने भी मामले हैं, सरकार ने कई ऐसे कानून हैं जिनको वापस भी लिया था। यानी सीधे तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो केंद्र की सरकार है, एनडीए की सरकार है, उसका मानना यह है कि देश हित में जो भी फैसले लिए गए हैं वो देश हित के लिए लिए गए हैं। अगर उस फैसले से आम लोगों को कष्ट होता है, हमारे संविधान में भी इस बात को वर्णित किया गया है, हमारे कानून में भी यह बात है कि सैकड़ों बेगुनाह छूट जाएं, माफ कीजिएगा, सैकड़ों गुनाहगार छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। और ये बात कहीं ना कहीं हमारी सरकार और बाकी की चीजों में भी लागू होता है। अब सबसे बड़ी बात कि इस पूरे सिस्टम में सम्राट चौधरी की भूमिका क्या है। उन्होंने इस पूरे आंदोलन में ऐसा क्या काम किया कि जिनकी कुर्सी इस कॉकरोच आंदोलन को चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी क्यों चाहिए। सीधे सीधे आप समझ रहे हैं कि इशारा तो दिखाया गया धर्मेंद्र प्रधान पर, लेकिन वास्तव में अब नजर जो है वो निशाने पर प्रधान हमारे हैं। इसके साथ साथ अब आपको बता रहे हैं कि इसके पीछे की जो कहानी सामने नजर आ रही है, आप बुद्धिजीवियों से बात कीजिए, अब बात कीजिए राजनीतिक गलियारे में, अब बात कीजिए मीडिया के थिंकर से, राजनीतिक विश्लेषकों से, तो आपको पता चलेगा कि ये लड़ाई जो दिख रही है उससे भी बड़ी है। भारत मजबूत होता जा रहा है और भारत की मजबूती दुनिया के देशों को पसंद नहीं आ रही है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि कई ऐसे आंदोलन हैं जो कहीं ना कहीं फंडिंग हो रहे हैं। हालांकि इस बात से पूरे आंदोलन करने वाले लोगों ने इनकार किया है। इस आंदोलन में जिन लोगों ने लीड किया उनका सीधे तौर पे कहना है कि यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन है। देखने में भी बहुत सारी चीजें लगी, लेकिन इतना बड़ा आंदोलन यूं ही नहीं खड़ा होता है, उसके पीछे बहुत सारी बातें होती हैं। इससे पहले भी हमने कई आंदोलन देखे हैं। हालांकि तुलना किसी भी आंदोलन का नहीं हो सकता है। अन्ना ने जो आंदोलन शुरू किया उस आंदोलन का क्या हुआ वो सबको पता है। और इस आंदोलन में भी कौन कौन से लोग गए, किस तरह के लोग गए, किस तरह की भाषा और किस तरह की शैली का प्रयोग किया गया, जो भारत की आत्मा नहीं है उसको लहूलुहान करना पड़ा और हुआ भी। इसके पीछे की कहानी क्या है, तो जो जानकारी मिल रही है और जो चर्चा है इंटरनल, अभी तक पटल पे नहीं है। दबे जुबान में लोग बात जरूर कह रहे हैं, लेकिन इसका प्रभाव जो है आने वाले चुनाव पर पड़ना है। 2029 की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है और इस बात को लेकर के देखा जा रहा है कि छोटे छोटे स्टेक पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार को चैलेंज देने का। इस कॉकरोच आंदोलन ने कहीं ना कहीं बिहार में होने वाले बांकीपुर के चुनाव को भी प्रभावित किया है, क्योंकि दिल्ली से होता हुआ है इस आंदोलन का जो आंच है, जो शुरू में हमने बताया, वो पटना भी पहुंच गया और पटना से होता हुआ बिहार के अलग अलग राज्यों में भी पहुंचा। खास करके पटना में जो पहुंचा उससे बांकीपुर के चुनाव को कहीं ना कहीं प्रभावित होने का मौका मिला। और इसी आंदोलन के बीच में भरत तिवारी वाला आंदोलन भी उठ करके दिल्ली चला गया। हालांकि उस मामले को सम्राट चौधरी ने बहुत ही सफलतापूर्वक उस परिवार से मिल करके और इसको जैसा होना चाहिए था उस तरह से न्याय करने की बात की। इससे पहले भी सम्राट चौधरी के एक्शन को लेकर के कोई भी संशय नहीं था। सम्राट चौधरी ने जिस तरह से बातों को रखा और जिस तरह से उन्होंने इन सब चीजों को किया, उससे साफ साफ लग रहा था कि वो पूरी तरह से इस मामले को मॉनिटर कर रहे हैं और शुरुआती क्षण में उन्हें जानकारियां नहीं दी गई। लेकिन मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी जवाबदेही बनती है कि इस राज्य में क्या हो रहा है। एक एक व्यक्ति के प्रति उनकी जिम्मेवारी से वो बच नहीं सकते। ऐसे में भरत तिवारी के परिजनों से मिलना और उनके जो डिमांड थे उसको मानना, उसको संतुष्ट करना और उन्हें यह भरोसा दिलाना कि उनके साथ न्याय होगा, निश्चित रूप से एक बड़ी पहल थी। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ अब आप समझ लीजिए कि एक तरफ जहां बांकीपुर का चुनाव परवान पर है, जब आप इस खबर को देख रहे होंगे
तो मात्र 24 से 30 घंटे बचे हुए हैं चुनाव प्रचार में। 28 तारीख को चुनाव प्रचार है, 30 तारीख को मतदान होंगे और 3 तारीख को परिणाम आएंगे। लेकिन इसके पहले जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन के बाद डर गई है, भारतीय जनता पार्टी कई कानून लाना चाहती थी, उस कानून को लाने में उसे परेशानी होने लगी है। कई बात जो उसने पूरी तरह से व्यवस्थित कर लिया था वो बिखर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पे आना पड़ा है। केंद्र की सरकार ने अपने एक मंत्री को इस्तीफा दिलवाया है, ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे में 12 साल की मोदी सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इंटरनली जिसकी चर्चा हम कर रहे थे कि जो बातें चल रही हैं उसमें कई ऐसी बातें हैं जो साफ साफ इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं परिस्थितियां नरेंद्र मोदी के हाथ से निकल रही हैं। लेकिन जो कानून लाने की बात की जा रही थी और इस कॉकरोच आंदोलन को जोड़कर उससे देखा जा रहा है, उसमें कई तरह की फंडिंग की भी बात की जा रही है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि किस पार्टी को कहां से फंडिंग हो रही है, इसको लेकर के हमेशा से विवाद रहा है, चर्चाएं होती रही हैं। ये कहीं ना कहीं FCRA से जुड़ा हुआ मामला है। इसको लेकर के केंद्र की सरकार एक कानून लाना चाहती थी, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, यानी विदेशी अंशदान। इस विदेशी अंशदान से इस देश में कई तरह के महत्वपूर्ण कार्य भी हो रहे थे और कई NGO हैं जिनको पैसा विदेशों से आता था। कहा यह जाता है कि इससे आपकी अर्थव्यवस्था को असर पड़ रहा था और कई तरह की चीजें इसको राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ करके देखा जा रहा था, संप्रभुता से जोड़कर देखा था और लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसे उचित नहीं माना जा रहा था। इस बात को लेकर के इसके नुकसान पहुंचाने वाले जो एंगल हैं उसको देखते हुए सरकार ने कहीं ना कहीं एक कानून लाने की बात की। इस कानून को सबसे पहले 1976 में लागू किया गया था और बाद में 2010 में नया अधिनियम बनाया गया। हाल ही में सरकार ने विदेशी चंदे की प्रभावी निगरानी के लिए FCRA संशोधन विधेयक 2026 लाने का पूरा प्लान बना लिया था। अब इस बात को लेकर के इसमें जो मुख्य बातें हैं वो जानना बहुत जरूरी है और कहा जा रहा है कि इसी को लेकर के इस आंदोलन, जो कॉकरोच आंदोलन है, वो खड़ा किया गया, जिससे कि इस कानून को लाने के लिए सरकार को मजबूर होना पड़े या फिर सरकार इस कानून को लाने में कहीं ना कहीं और थोड़ा विलंब करे। जो समर्थन जुटाने हैं उस समर्थन का असर पड़े और इसको तत्काल ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। इसके अलावा और कई कानून थे। इसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि इसके लिए पात्रता तय करनी थी कि कौन सा व्यक्ति NGO, ट्रस्ट या कंपनी विदेशी फंड को ला सकता है और कौन नहीं ला सकता है, यह तय होना था। इसके पूरे चैप्टर में ये बातें लिखी हुई हैं जिसको लेकर के लोगों का विरोध था। इसके साथ साथ पारदर्शिता इसकी सुनिश्चित करने की भी बात इसमें वर्णित की गई थी। इसके अलावा इस पैसे को कैसे लाया जाए, कैसे खर्च किया जाए और इसका पूरा हिसाब किताब कैसे रखा जाए, इसकी अनिवार्यता भी बनाई गई थी। इसके साथ साथ प्रतिबंध लगाने की भी इसमें बात कही गई थी। चुनाव में उम्मीदवार, पत्रकार, जजों, सरकारी कर्मचारियों और राजनीतिक दल को विदेशी चंदा लेने की पूरी तरह से मनाही है। अब समझ गए आप मेरी बात। जो बातें इंटरनली चल रही थी उसमें कहा यह जा रहा था, आपने गोदी मीडिया का नाम सुना होगा, लेफ्ट और राइट मीडिया का नाम सुना होगा, और इधर तो आपने देखा होगा कि पटना में जब पत्रकार कवर करने के लिए गए थे छात्र आंदोलन को, तो उस आंदोलन में किस तरह से पत्रकारों के साथ व्यवहार हुआ, जो दुखद घटना घटी। कई पत्रकारों को घायल किया गया और पैसे देकर के उन्हें गोदी मीडिया कहा गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिसकी हम भत्सना भी कर चुके हैं, निंदा भी कर चुके हैं। खास करके मैं बता दूं तो प्रेस मेंस वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते मैंने इस घटना को लेकर के कई बड़े नेताओं से बातचीत की, प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की। हमारी पूरी यूनियन ने इसको खुल करके इसका विरोध भी किया है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जब ये पूरा का पूरा मामला कहीं ना कहीं बिहार, देश और देश की सरकार को प्रभावित करने के लिए अगर विदेशी पूंजी का उपयोग होता है, उसे रोकने की एक कवायद थी।
अब इससे किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? लेकिन इन सभी बातों को लेकर के कई तरह के आंदोलन खड़े किए गए। संपत्तियों पर निगरानी करने की भी बात इस कानून में आने वाली थी। एफसीआरए कानून संपत्ति जो राजनीतिक दलों के हैं उसका भी मॉनिटरिंग करने की बात कर रही थी और उसकी पारदर्शिता पर भी। एनजीओ एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर सकता है, समाप्त होता है, तो उनकी विदेशी फंड की बनी संपत्तियां का प्रबंधन सरकार द्वारा निमित एक जो अथॉरिटी बनाई जाएगी वो करेगी। इसके अलावा अब कोई भी विदेशी नागरिक भारत में किसी एनजीओ या संगठन का प्रमुख पदाधिकारी नहीं बन सकेगा। आप विदेश में रहते हैं तो भारत के किसी भी एनजीओ का सदस्य नहीं बन सकते हैं। लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए संस्था को यह साबित करना होगा कि उसने पिछले 2 वर्षों में समाज कल्याण के लिए कम से कम 10 लाख का विदेशी फंड उपयोग किया है। यानी उस फंड का दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग यदि आप करते हैं तो आपको उसका प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। इसके अलावा इस पूरे मामले में राज्य स्तर पर किसी भी एनजीओ के खिलाफ एफसीआरए जांच शुरू करने से पहले अब केंद्र सरकार की मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। इसके अलावा जो बातें सामने आ रही थी वो ये कह रही थी कि धर्मांतरण और अवैध जो है धर्म परिवर्तन या देश के हितों के खिलाफ आंदोलन को प्रभावित करने के लिए विदेशी फंड के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी है। आपने इधर हाल फिलहाल में सुना होगा कि धर्म परिवर्तन धर्मांतरण को लेकर के फंड आते थे और जो लोग धर्म परिवर्तन करते थे उन्हें फंड भी दिया जाता था, उनको अलग अलग तरह से पोषित भी किया जाता था। इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार ने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला ले लिया था। अब ये कानून जो है, इस कानून को लेकर के इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये बात आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। वर्तमान सरकार और इससे पहले की सरकारों ने भी, ये कोई नया कानून नहीं है, इस कानून को थोड़ा और सख्त बनाने के लिए जब चर्चा शुरू हुई और इसे सदन में ला करके इसको पास कराने की बात हुई तो कहा जाता है कि ये कॉकरोच आंदोलन जो है वो उपजा। अभिजीत दिवके जो हैं वो नजर आए और उनको इस आंदोलन का हिस्सा बनाया गया। सबसे पहले सरकार को, सरकार की नीतियों को, सरकार के कमिटमेंट को कमजोर करने की कोशिश की गई। ऐसा आंदोलन पहले भी हो चुका है। किसानों के आंदोलन को आपने देखा, सरकार ने बहुत ही ईमानदारी के साथ किसानों के आपत्ति जो थे उसको माना भी और कृषि कानून को वापस भी लिया। वैसे ही इस आंदोलन को, जिसको लेकर के कहा यह जा रहा था कि यह छात्र आंदोलन है, छात्र काफी आंदोलित है और इस वजह से वो चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, क्योंकि वो जिम्मेवार है, शिक्षा मंत्री रहते हुए उनके नीट पेपर लीक हुआ। चलिए, नैतिकता के आधार पर उनका इस्तीफा भी हो गया, जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था वो थोड़ा ठहर के हुआ, जिससे आंदोलन और ज्यादा मजबूत हुआ। 36-37 दिनों तक ये आंदोलन चला। इसके लिए भी कहीं ना कहीं फैसला त्वरित लेने की जरूरत थी। इस पर जिद करने की कोई भी बात नहीं थी, क्योंकि अगर कोई सरकार ये कहती है कि वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ चल रही है, देश के लोगों के भविष्य के लिए, देश के लोगों के अच्छाई के लिए कानून बनाए जा रहे हैं, तो किसी भी कानून का मकसद यही होता है कि उससे लोगों को कितना फायदा होता है। यदि लोग उस कानून से नाराज हैं तो वैसे कानून को निरस्त करना भी चाहिए या फैसले त्वरित लेने चाहिए। अब इसके लिए सरकार ने हिले तो लिया है, प्रधानमंत्री ने 3-3 बार अपनी बातों को रखा है और उस रखने के बाद सबसे बड़ी बात हुई है कि अब इस कॉकरोच आंदोलन को लेकर के और इसके उद्देश्य को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह था कि इस आंदोलन को शुरू करने के साथ यह बातें कही गई थी कि इस आंदोलन में सबसे पहला जो मकसद है, एकमात्र जो उनका उद्देश्य है, वो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुक रही है। इसका सीधा सीधा कनेक्शन जो है कॉकरोच आंदोलन से जोड़ करके देखा जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान तो सिर्फ बहाना थे। फैक्ट यह है कि प्रधानमंत्री यानी प्रधान के कुर्सी पर निशाना है। यानी सीधे तौर पे अभिजीत दिवके ने जो जश्न मनाया धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का, उसके बाद उनकी 2 ऐसे बयान उनके काफी वायरल हो रहे हैं। पहला ये कि ये तो अंगड़ाई थी, आगे बड़ी लड़ाई है। उनका सीधे कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान तो हो गया, अब हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहिए। 2 लोग निशाने पर हैं, एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि कड़े फैसले लेते हैं, और दूसरा
इस आंदोलन की एक जड़ जो है वो बिहार में रोपने की कोशिश की जा रही है। अभिजीत दीपके ने यह भी कहा है कि बिहार भी जाऊंगा और बिहार में उसे बुलाया भी गया है। खुले तौर पे आपने देखा होगा तेज प्रताप यादव जो अभी हाल ही में गिरफ्तार हुए हैं, इस आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। किस कारण से गिरफ्तार हुए हैं ये सबको पता है। तेजस्वी यादव विदेश से आते हुए सबसे पहले अपने बड़े भाई की चर्चा किए हैं, उस बड़े भाई की जिस बड़े भाई को कहीं ना कहीं उन्होंने परिवार से अलग रखा। परिवार में जिस व्यक्ति को एक्सेप्ट नहीं किया गया, जिस व्यक्ति को परिवार से अलग किया गया, पार्टी से बाहर किया गया, उस व्यक्ति के लिए इतना ज्यादा दर्द पहली बार देखने को मिला। हालांकि तेज प्रताप यादव तो तेजस्वी यादव के लिए हमेशा से जान छिड़कते रहे, लेकिन खैर इस बात को लेकर के अभिजीत दीपके को कॉकरोच आंदोलन को बिहार बुलाने की बात तेज प्रताप यादव ने कही थी। सिर्फ तेज प्रताप यादव ही नहीं है, ऐसे कई यूथ हैं जो चाहते हैं। खुद अभिजीत दीपके ने भी कहा है कि वो अब इसके बाद बिहार भी पहुंचेंगे। यानी सीधे तौर पे आप समझ लीजिए कि अब यह निशाना कुछ और है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात चल रही है वो ये है कि कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार को एक दायरे में घेरने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए छात्रों को, उस नौनिहाल को जो भविष्य है इस देश के, उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है। जानकारों की माने, विश्लेषकों की माने तो इस आंदोलन ने जो इसकी मूल अवधारणा थी कि शिक्षा में सुधार, आने वाले भविष्य को बेहतर बनाना और पारदर्शिता रखना, उस पारदर्शिता के बाद अब इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। अगर इसे राजनीतिक रंग दिया गया, ये बात मैंने 2 दिन पहले आपको बताई है कि ये अनाउंसमेंट भी हो गया है आंदोलन करने वाले जो मुख्य लोग थे उन लोगों के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि जो डिमांड थी आपकी वो हमने मान लिया है। बेहतर एजुकेशन सिस्टम के लिए जो करना पड़ेगा हम करेंगे। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके उनको त्वरित सजा देंगे। ये सभी बातें हो चुकी हैं। अब ऐसे में उन छात्र को, उन आंदोलनकारियों को जंतर मंतर या बिहार के किसी भी जगहों पर, किसी भी कोने में इस तरह का प्रदर्शन करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन प्रदर्शन तो हो रहे हैं। अब ये नया स्वरूप लेता जा रहा है जिसमें प्रधानमंत्री को सीधे टारगेट किया जा रहा है। इन सभी बातों को लेकर के जो सीधे तौर पे देखा जा रहा है उसमें एक बात तो साफ नजर आ रही है कि ये आंदोलन कहीं ना कहीं अब राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। ऐसे में निशाने पर प्रधानमंत्री हैं, कैसे इससे निपटा जाता है यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा और यह आंदोलन आगे क्या करता है। हालांकि मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं कि इस आंदोलन ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एक डैमेज तो दिल्ली में किया, दूसरा डैमेज आप अगर जमीन पे हैं और वास्तविकता सच से आपका सामना होता है तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिएगा, सच सुनने की आपकी अगर हिम्मत है तो बांकीपुर के चुनाव को निश्चित रूप से इस आंदोलन ने प्रभावित किया है। इसका प्रभाव क्या होता है, यूथ क्या करते हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। अब तक जो क्लीन स्वीप वाला गेम था वो गेम कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी अगर जीत जाती है तो ये मान के चलिए कि बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और इससे एक बड़ा संदेश जाएगा जो मैं बार बार कह रहा हूं। लेकिन लड़ाई बहुत कड़ी है, कांटे की टक्कर है और प्रशांत किशोर ने कहीं ना कहीं इस आंदोलन का समर्थन करके एक ब्राउनी पॉइंट जरूर ले लिया है। पहले से घिरी हुई सरकार एक बार फिर से बांकीपुर में अगर घिर जाती है, बांकीपुर में अगर रिजल्ट एनडीए के पक्ष में नहीं जाता है तो इसका संदेश बड़ा ही उल्टा जाएगा और इसका घाटा आने वाले समय में, चुनाव में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ सकता है, एनडीए गठबंधन को झेलना पड़ सकता है। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना मान के चलिए कि जहां एक तरफ ये कॉकरोच आंदोलन है वहीं इसको जोड़ करके देखा जा रहा है एफसीआरए कानून से और इसके जड़ में ये पूरी जो सिस्टम है उस सिस्टम को भारतीय जनता पार्टी की 12-12.5 वर्षों की सरकार को अब मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, ऐसा साफ साफ प्रतीत होता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।